संदेश झूठ से हटके। जलील साहब ने आपको तवज्जो दी, जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, जलील साहब वही पहले आपको कह रहे थे कि स्टेटहुड का एक बड़ा मामला है। तो दूसरी बात जो उमर अब्दुल्ला साहब की कहते हो कि हार गए, तो हाँ, मगर उस दिन से आज तक जो टाइम पीरियड मिला पार्टियों को, तो हालात काफी ग्राउंड में तब्दील हो गए हैं। तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि पार्टियां यहाँ ही बनती है, क्यों नहीं ये छोटी-छोटी पार्टियां जम्मू में बनती है? क्यों सारे इंडिपेंडेंट यहाँ लड़ रहे हैं? क्यों ये जम्मू में नहीं लड़ रहे हैं? तो क्यों जो बड़ी पार्टी दुनिया की कहने वाली बीजेपी, तो आज यहाँ कैंडिडेट नहीं उठा रही है, सिर्फ 19 कैंडिडेट उठा रही है आउट ऑफ 47। तो लोगों ने नहीं, बीजेपी ने और बीजेपी के अलायंस ने और बीजेपी के प्रॉक्सियों ने एनसी को एक बड़ी पार्टी बनाया यहाँ। तो जलील साहब मुझसे मुत्फिक होंगे, क्योंकि बाकी सारे नंगे हो गए लोगों के सामने। तो उनका कच्चा चिट्ठा निकाल दिया बीजेपी वालों ने, ये हमारी प्रॉक्सीज है। और यहाँ जलील साहब भी समझ सकते हैं, यहाँ एंटी बीजेपी वोट है, क्योंकि जो बीजेपी ने यहाँ किया 2014 से, तो यहाँ सारा वोट एंटी बीजेपी। आप खुद ही समझ लीजिए अब वो वोट कहाँ जाएगा। वो वोट सीधा एनसी ज्यादा जनता रखती है, तो वो तो वहीं जाएगा। जो बाकी लोग जो अल्ताफ साहब थे या पीसी वाले सजाद साहब थे, जो अब रशीद इंजीनियर साहब को लाया गया, या जमात इस्लामी जो था, जमात इस्लामी का सारा वोट पीडीपी की तरफ जाता था, सेंटिमेंट वोट, अब वो खुद ले रहे हैं। तो इसी तरह ये तंजीमें जैसे जैसे लगा कि ये लिंक्ड है बीजेपी के साथ, तो यहाँ एंटी बीजेपी वोट है, तो उससे जो एनसी है लोगों का भरोसा उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एनसी एक बड़ी तंजीम यहाँ बनकर उभरी है अब इस इलेक्शन में। तो आइंदा क्या होगा? आइंदा मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनको चाहिए था कि जम्मू रीजन में ये अलाइन करते आपस में, और कश्मीर में इनको अलाइन नहीं कर रहा था, कश्मीर में इनको लड़ना था एक दूसरे के खिलाफ। तो उससे क्या होता कि आज जो हालत बनी है, 47 सीट्स पर अगर एनसी लड़ती, वो तकरीबन उसमें से 35-36 सीटें खुद ही ले जाती। तो इतना उनका अच्छा जो प्लेटफॉर्म नीचे बना है। तो दूसरी बात ये है कि ये 5 साल जो है, जो अलायंस की हुकूमत तो बननी है, मगर ये टफ रहेंगे गवर्नमेंट के लिए। इनको एक तो वो चीजें करनी है जो 2014 से 10 साल इन्होंने काम किया बीजेपी वालों ने। इन्होंने बैकवर्ड हमें किया, इन्होंने पावर सेक्टर में बैकवर्ड किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैकवर्ड किया। इन्होंने हमें जो सरकारी जो मुंह था, दरबार मुंह था, वो बंद किया। प्रॉपर्टी टैक्स लगा कर गए, मिनरल्स हमारे खा गए। इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, एप्पल यहाँ निकलता है, जो आज राहुल गांधी जी ने बताया, हार्टिकल्चर की बैकबोन तोड़ी, क्योंकि जो इंपोर्ट उन्होंने फ्री कर दिया टैक्स कम करके। तो हमारा एप्पल जो हार्टिकल्चर जो था यहाँ, जो कि ग्रोवर थे यहाँ, वो खराब हो गए, उनका नुकसान हो गया। इन्होंने ज़ैफ़रान वहां से मंगवाया, ईरान से, ज़ैफ़रान ग्रोवर्स यहाँ तबाह हो गए। तो इसलिए ये 5 साल अगर हुकूमत अलायंस बने, एक तो ये टफ रहेंगे। 10 साल हम पीछे हो गए इनकी वजह से, क्योंकि ड्रग एडिक्शन में भी नंबर 1 आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट में भी नंबर 1 आ गए। तो बाकी सूरत हाल आपको पता ही। एक तो उनको इस जो अलायंस है, एक काम 5 सालों में 15 साल का करना पड़ेगा, और दूसरा उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना है जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है, जो ऑलरेडी हमारे खिलाफ काम कर चुके हैं। तो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ, क्योंकि सेंटर में उनकी हुकूमत है, बहुत लड़ना है इनको। इनको एक स्टेट में काम करना है और सेंटर के साथ कंटिन्यूअसली लड़ना है, क्योंकि हम यूटी में हैं। और स्टेटहुड मुझे नहीं लगता ये जल्दी देंगे, जब तक ये कमजोर न हो जाए। अगर 2-4 स्टेटें और हार गई बीजेपी, तो चांसेस बनती है कि हमें स्टेटहुड मिले। अगर ये 2-3 स्टेटें जीत गए, तो बहुत मुश्किल है हमारा स्टेटहुड मिलना। इसलिए जो वादे अलायंस ने किए, बहुत टफ साल, जो 5 साल रहेंगे, वो बहुत टफ रहेंगे इनके लिए। इनको दो तरफा जंग लड़नी है, एक डेवलपमेंट के लिहाज से, यहाँ जो 15 साल हम पीछे हो गए हैं, 10 साल 15 साल पीछे हो गए, वो 15 साल का काम इनको 5 साल में करना है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो दरबार मुंह हो, चाहे छोटी चीजें यहाँ हो, जो पावर टैरिफ यहाँ ज्यादा चला गया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा गए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह किया उन लोगों ने। तो काफी चीजें करने को, जो हाँ, हेल्थ सिस्टम यहाँ का टोटल डिफंग है, डॉक्टर्स है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम टोटल खत्म है। एजुकेशन सिस्टम में कश्मीर में इन्होंने क्या किया, जलील साहब शायद भूल गए ये बता रहा, कि बानहाल से बराबर करना तक, कोई टीचर रिटायर हो, डांस करो, कोई नया आए, डांस करो, अब प्रोग्राम वहां है, डांस करो, अब सीओ साहब आ गए, डांस करो, अब एसपी साहब ने नए ज्वाइन किया, डांस करो, अब डीसी साहब नए आ गए, डांस करो।
4-7 दिन में से 5 दिन बच्चों को ये डांस करवाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम टोटल तबाह कर दिया इन्होंने यहाँ। तो वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जो जलील साहब ने कहा कि नए लोग यहाँ आए हैं, नए डीसीज आए हैं, जिनको 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे सोचने समझने में कि ये कश्मीरी कौन है, गाँव कहाँ है, किस गाँव में कौन सी कमी है। तो वो डर है लोगों को, क्योंकि डीसी साहब को बड़ा मानते हैं यहाँ, तो डीसी साहब अंदर छोड़ते नहीं। कभी डीसी साहब सेल्फियों के साथ रहते हैं, कहीं वो टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाते हैं, कभी वो बीवी के साथ जाते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी डिनर, कभी अभी वो साहब बाथरूम में है। तो लोग बेचारे जाते नहीं है, इसलिए अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसका हेडेक कितना होगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज के टाइम में बनना, मुझे लगता है अपने आप में एक शहामत घर लाना है। जी। बहुत अच्छी बात। सर सर एक चीज और बताइए। आपने बड़ी मजेदार बात कही कि यहाँ के स्कूल के बच्चे जो हैं वो पूरे साल डांस ही करते रहते हैं, जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं उनके सामने जाकर, मतलब पढ़ाई लिखाई सब ठप हो गई है। लेकिन सर अभी राशिद इंजीनियर का एक बयान अगर मगर करके आया है, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से हाथ मिलाना चाहता हूँ। तो ये क्या मसला क्या है ये? मसला ये है कि एक पॉलिटिकल जो मैसेजिंग होती है आजकल, जो समझो आज इलेक्शन चल रहा है, अब वो पॉलिटिकल मैसेज देना चाहता है कि मैं अगर सीटें 5-6 जीत गया, 2 सीट जीत गया, तो मैं अलायंस के साथ जाऊंगा। मैं इनके साथ अलाइन करूंगा ताकि मेरा वोट बैंक यहाँ एक को बढ़े, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में लास्ट पोल है, तो 1 को तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं। तो वो हैंडशेक करने का बहाना ये था कि एक मैसेज चली जाए कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, मैं उनका प्रॉक्सी नहीं हूं, क्योंकि लोगों को खुद लगता है वो प्रॉक्सी है, क्योंकि वो जेल से निकले और जेल के बाहर उसने जो बयान दिया, जलील साहब समझते होंगे कि ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई बंदा ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता वो ऐसी बात करे जेल के बाहर, जो निकले और जेल के बाहर इतनी बातें करे। और उसमें से सच तो सच होता, उसमें से एक सच बात उसको निकली कि जेल में मुझे बंदे आए थे मिलने, उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी की मदद करो पार्लियामेंट में, यानी कि उसको मिलने आते थे वहां, यानी कि डील हो गई है। यानी कि वो डील जब जब वो बातें बताई होंगी उसको, तो कहीं ना कहीं और रास्ते पर भी चला होगा वो, तो उसके मुंह से खुद ही वो निकली और खुद ही लोगों को पता चला कि ये सिर्फ बहाना है वोट काटने का या जनाधार काटने का। मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि रशीद साहब बोलते हैं कि बीजेपी एक क्रिमिनल तंजीम है, बीजेपी की आइडियोलॉजी कश्मीर के खिलाफ है। तो लड़ना उसको था पीर पंचाल में बीजेपी के खिलाफ, लड़ना था उसको जम्मू में उनके खिलाफ, क्योंकि जनाधार बीजेपी का टोटली जम्मू रीजन में है। कश्मीर रीजन में तो ये ब्लॉक प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, ये वार्ड वाला इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो लड़ाई उनके साथ करनी थी जम्मू में। लोगों को खुद ही पता चला कि यार ये किसके साथ जो बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, मगर यहाँ कौन बीजेपी है? ये बोलता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट दो, मैं उनको दिखाऊंगा। तो यहाँ एनसी है, एनसी ऑलरेडी अलाइन कर चुकी है कांग्रेस के साथ, तो ये तो बीजेपी है ही नहीं, यानी कि ये खुद ही बीजेपी है, ये काटना चाहता है। वो लोग समझदार है, तो इसलिए उसका जनाधार बहुत कम हो गया। मुझे लगता है जो अपनी सीट उसकी लिंगेट की सीट है, शायद वो भी हारे। तो आज के माहौल में मुझे वो लगता है कि वो भी हारे। तो यहाँ एनसी एक अच्छा मुझे लगता है कर गई नीचे। तो मगर अलाइन करके कश्मीर में मैं सच बताऊं, बानाल से करना तक इनको कांग्रेस के साथ अलाइन नहीं कर रहा था या फ्री हैंड देने थे, तो काफी सीटें ज्यादा ले जाती नेशनल खुद ही तकरीबन मुझे लगता है 42 तक 43 तक खुद ही पहुंच जाती जम्मू कश्मीर में। और कांग्रेस इतनी सीटें ले जाती जितनी वो ले जा सकती है, इतनी फिर भी ले जाती। तो वो थोड़ा इनको अलाइन करने में, तो इन्होंने मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक प्लान के हिसाब से नीचे नहीं देखा, वर्करों से नहीं पूछा, तो इसलिए थोड़ी गलती हो गई उसमें। जी, अभी वर्तमान में श्रीनगर मतलब सॉरी कश्मीर की घाटी की बात कर रहा हूं मैं, जम्मू को अगर छोड़ दे तो एनसी अलायंस जो है वो कितनी सीटों तक पे बढ़त बना सकता है, कितनी सीटें तक जीत सकता है, और पीडीपी कैसा करेगी इस बार? जलील साहब एग्री करें या डिसएग्री करें, मगर जो पहला फेज रहा, पहले फेज में पीडीपी का काफी ज्यादा नुकसान हो गया और बीजेपी भी उसमें अच्छा नहीं कर पाई। और सेकंड फेज में मुझे नहीं लगता पीडीपी या बीजेपी कुछ कर पाएगी। तो अलायन की सारी सीटें नेशनल उसमें सबसे ज्यादा सीटें ले जाएगा। मुझे लगता है कम से कम नेशनल इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है खुद से ही 38 तक जाएगी। 38 तक खुद से ही जम्मू रीजन और पीर पंचाल में जो सीटें उन्होंने ले ली है, 38 तक वो क्रॉस कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कांग्रेस भी जाएगी, 12 से ऊपर ही जाएगी। जी। ये आप अलायंस की तो बात करते हैं ना, ये आप हाँ, अलायंस की हाँ, बात करते हैं, 38 हाँ, सीट्स का हाँ आप जी, अलायंस का बोल रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक मेरा अंदाजा है 25 से 30 सीटों के दरमियान, 30-32 सीटों के दरमियान एनसी का। और जहां तक आज के इलेक्शन की बात करें, आज के इंतखाबात की बात करें, तो पीडीपी हजरतबल की उनको हजरतबल सीट निकालने की उनको एक्सपेक्टेशन है। और इसी तरह से अगर आप कांग्रेस की बात करें, जो तारिक करा हैं, उनकी जो बटमालू हुआ करती थी, अब शालटेंग उसको कुछ ऐसा ही नाम दिया गया है, वहां से उनके सीट निकालने का इतना तो श्योर है। तो बाकी जो अनुमान है वो तो हम अंदाजों पे ही लगा सकते हैं ना, लोगों के मूड पे, कि लोगों जी का जी मूड क्या है। जी लोगों का मूड हाँ, ये है कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी की बिल्कुल यहाँ उनको दाखिल नहीं होने देना है। तो इस बारे में अभी मलिक साहब बात कर रहे थे प्रॉक्सीज की। प्रॉक्सीज के लिए भी ये कुछ गले में हड्डी होने वाला मामला बन गया है, क्योंकि चाहे कुछ भी पर्दे के पीछे रहा हो, लेकिन अगर कोई भी आज उनके साथ चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि रशीद इंजीनियर 5 साल जेल में रहे और एक सिंपैथी उनके लिए पैदा हो गई थी, और उस वजह से वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत गए। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, यानी कि उस वक्त उनको हलफ उठाने के लिए भी जमानत नहीं मिली एज अ पार्लियामेंटेरियन। लेकिन जब यहाँ के लोकल असेंबली इलेक्शन हुए तो एकदम से उनको जमानत मिल गई। बल्कि कुछ ऐसा भी बयानात आए हैं कि मुबैना तौर, कथित तौर उनको दिल्ली में रिहाई से पहले किसी होटल में खाना खाते हुए देखा गया था। एक फुटेज आ गई थी जिसमें डेट पुराना पड़ गया था। तो ये अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कई सोशल मीडिया पे बयान आए थे कि हम इस वीडियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, जब कंट्रोवर्सीज उठती हैं, तो कई तरह की बातें चलती हैं मार्केट में। कुछ सच्ची होती हैं, कुछ गलत होती हैं, किसी के सर पैर होता है, किसी का कुछ सर पैर नहीं मगर होता है। लेकिन जलील साहब रोकना जी चाहता हूँ। आप ये मानो कि कश्मीरी जो सोचता है वो अगले 10 दिन की सोचता है, जब कश्मीरी कोई भी अफवाह जी, डाल देता है वो सच निकलती है। दूरअंदेशी में आपकी बात शायद सही है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जो मामलात हुए हैं, जैसे जमात इस्लामी है, ये आप गिलानी साहब को ही कोसने लगे हैं, जिनका पावर सोर्स ही वही था, जिनका मंबा जमात इस्लामी था, तो जिनकी सियासत का, अब उसको भी डिसोन कर रहे हैं। ये अजीब सी बातें हो रही हैं। सरजान बरकती, जिसने वो जो जिसको यहाँ पे वो टर्माइल का वक्त था, प्रोटेस्ट का वक्त था, वो तो एक आइकॉनिक फिगर थे, जो बातें वो कर रहे थे। आज लोग शायद उनको भी रिहा करने के लिए निकले हैं। मगर अगर ये देखा जाए कि वो क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन, और दो जगह से, जहां से उमर अब्दा के लड़ने की उम्मीद थी, एक जगह गांधरबल तो है ही, दूसरा वो चले गए बीरवा में, लेकिन उमर साहब घूम के बड़गाम आ गए। तो ये जो खेल है, ये भी वो कहते हैं ना, वो कोई वो छुपा छुपी वाला खेल भी चला इन इलेक्शंस में। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं कह रहा था गले की हड्डी, इसलिए कि अगर वो कुछ सीटें जीत के भी आए, चलो मान लेते हैं जहां वो लड़ रहे हैं वहां वो सीट निकाल के भी ले आए, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, वो उनको अलायंस में आनी मजबूरी है। कैसे जा सकते हैं? उनकी मजबूरी है अलायंस में आने की। अब आप पीडीपी का हाल देखिए, एक जमाने में 28 सीटें निकालने वाला और जम्मू में 3 सीटें निकालने वाली पार्टी, आज उसका वजूद ही नहीं है। बीजेपी को छूकर अछूत हो गई। अब कौन फिर अछूत बनाना पसंद करेगा अपने आप को? पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, उनको वो लॉन्ग टर्म अपने लिए सर्वाइवल की सोचते हैं। अब देखिए गुलाम नबी आजाद का हाल देखिए, एक गलती की, अब उनका एड्रेस भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें अगर आप इनकी एनालिसिस करेंगे, जो जी शऊर पॉलिटिशियन होगा, मंझा हुआ पॉलिटिशियन होगा, वो जीत के भी फिर उनको पीठ दिखा सकता है। ये चीज भी आप याद रखिए कि जीत के भी अगर 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 वोट काटने ज्यादा से ज्यादा किस लिए लाया होगा मैदान में, अगर प्रॉक्सीज भी, चलो मान लेते हैं वो प्रॉक्सीज है, लेकिन किस लिए लाया? एनसी का वोट काटने के लिए। चलो एनसी का वोट काट लिया, उन्होंने अपनी सीटें निकाल ली। सीट निकाल के क्या करेंगे? उन सीटों का क्या करेंगे? तो इसलिए कश्मीर में बिग जीरो। कश्मीर में जीरो। और हमारे
एक दर्शक है, साथी है, ए, फुकरा ए, बॉय। ए, एक 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 चीज में जोड़ना चाहता हूँ। एक चीज में ये जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी के लोकल चेहरे जो हैं, उनमें वक्फ बोर्ड की चेयरमैन हैं जिनका नाम है दरख्शा इंद्रावी। एक और हैं अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने काफी काम किया, जिन्होंने खुल के काम किया, जिन्होंने डर के बगैर काम किया। उनको मैंडेट नहीं मिला। हिना भट्ट हैं, उनको मैंडेट नहीं मिला। एक्स एमएलसी रफीक शाह पहाड़ी लीडर, उन लोगों को जिनको लोगों के बीच में आते जाते थे, उनको इन्होंने मैंडेट ही नहीं दिया। अब ये भी दूसरी सूरत हाल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं इसलिए कुलहुम तरीके पे बोल सकता हूं कि इन टोटलिटी कश्मीर डिवीजन में भाजपा का चांसेस ब्लीक ही नहीं बल्कि नेगेटिव है। जीरो है जी। नेगेटिव में तो नहीं जा सकते, लेकिन जीरो तक तो पहुंच ही सकते हैं।